स्वागत है दोस्तों आप सभी का सबसे पहले हिंदी समाचार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर आपको मिलती है हिंदी में देश और दुनिया की बड़ी खबरों के बारे में सभी जानकारी और सटीक जानकारी। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पर शुरुआत करते हैं इसे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हम कोरोना के बारे में रिपोर्ट देखते हैं। तो कोरोना के बारे में दुनिया में यहाँ पर क्या हाल है यहाँ पर देखते हैं। तो दुनिया में यहाँ पर 67,70,716 यहाँ पर कुल मामले आए हुए हैं। उसमें से यहाँ पर 3,55,418 लोगों ने अब तक जान गंवा दी है। उसके साथ ही यहाँ पर 30,75,227 लोगों का इलाज जारी है और इलाज के बाद इतने लोग यहाँ पर ठीक हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर देश का हाल देखते हैं। यहाँ पर देश में अब तक 2,26,770 लोगों को कोरोना से संक्रमित हुए हैं। उसके साथ ही यहाँ पर 6,348 लोग पूरे देश में अब तक उनकी मौत हो चुकी है। उसके बाद 1,09,462 लोग यहाँ पर कुल स्वस्थ हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर राज्यों के बारे में देखते हैं। यहाँ पर बड़े राज्य महाराष्ट्र में अब तक यहाँ पर 77,793 लोग यहाँ पर कोरोना से संक्रमित हुए हैं। उनमें से 2,710 लोगों की मृत्यु हुआ है। उसके साथ यहाँ पर 33,661 लोग यहाँ पर कोरोना से ठीक भी हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात में अब तक यहाँ पर 18,584 लोग यहाँ पर कोरोना से संक्रमित हुए हैं। उनमें से 1,155 लोग मर चुके हैं। उसके बाद 12,667 लोगों का यहाँ पर कोरोना से जो है यहाँ पर ठीक हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर दिल्ली की। यहाँ पर 25,004 लोग यहाँ पर कोरोना से संक्रमित हुए हैं। उनमें से 650 लोग अब तक उनकी जान गंवाई है। उसके बाद यहाँ पर 9,898 लोग यहाँ पर कोरोना से ठीक हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं हम बिहार की। तो बिहार में 4,493 लोग यहाँ से कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 29 लोगों का मृत्यु हुआ है और 2,210 लोग यहाँ पर कोरोना से संक्रमित से ठीक हुए हैं। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर। यहाँ पर 10वीं 12वीं के दिव्यांग बच्चों को परीक्षा से छूट मिलने वाली है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीआई ने किसी सहायक की मदद से परीक्षा देने वाले 10वीं 12वीं के दिव्यांग छात्रों को परीक्षा में शामिल न होने का विकल्प देते हुए कहा है कि उनके परिणाम वैकल्पिक मूल्यांकन योजना के अनुसार घोषित किए जाएंगे। बोर्ड का कहना है कि यदि बच्चे किसी सहायक के साथ परीक्षा देने आते हैं तो कोविड-19 वायरस से निपटने की सुरक्षित दूरी के जो प्रमुख नियमों का पालन हो वो नहीं हो पाएगा। कोविड-19 से निपटने के लिए लॉकडाउन के कारण रद्द हुई बोर्ड की परीक्षाएं अब तक 15 जुलाई से बीच होने वाली है। बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अगर सहायक की मदद से परीक्षा देने वाला कोई दिव्यांग छात्र आने वाली परीक्षाओं में शामिल नहीं होना चाहता क्योंकि ऐसा करने से सुरक्षित दूरी के नियम का पालन नहीं होगा तो वह अपने संबंधित स्कूलों को इस बारे में सूचित कर सकता है। बोर्ड द्वारा वैकल्पिक मूल्यांकन योजना के अनुसार उनके परिणाम घोषित किए जाएंगे। अधिनियम के तहत बोर्ड ऐसे छात्रों को परीक्षा के दौरान कई रियायतें देता है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर सरकारी कर्मियों का सप्ताह में एक दिन कार्यालय पहुंचना अनिवार्य, अन्यथा काटा जाएगा वेतन। अधिसूचना जारी, अनुपस्थित रहा तो हफ्ते का वेतन काटेगा। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए लॉकडाउन के दौरान सप्ताह में एक दिन कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। इसमें यदि वे विफल हो सकते हैं तो वो उन्हें वेतन कटौती का सामना करना पड़ेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सैनिक द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सभी सरकारी विभागों को उनके संबंध अधिकारियों और कर्मचारियों को एक रोस्टर तैयार करने के लिए कहा गया है। यह आदेश 8 जून से लागू होगा और लॉकडाउन 30 जून तक लागू है। अधिसूचना के अनुसार स्वीकृत छुट्टी या चिकित्सा अवकाश के लिए कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सप्ताह में एक दिन कार्यालय जरूर जाना होगा। लॉकडाउन के दौरान बिना अनुमति के कार्यालय नहीं पहुंचने वालों के खिलाफ विभागीय प्रमुख द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह अधिसूचना तब जारी की गई जब ऐसी खबरें सामने आ रही है कि कर्मचारी लॉकडाउन के दौरान काम करने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। कुछ तो अपने गृह नगर चले गए हैं। वर्तमान में सरकारी कार्यालयों में 5% कर्मचारी या 10 लोगों के साथ कामकाज चलाया जा रहा है। उसके बाद अगली बड़ी खबर यहाँ पर मजदूरों की घर वापसी के लिए मिलेंगे 15 दिन। 9 जून को फैसला सुनाएगा उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि वह रास्ते में फंसे हुए प्रवासी कामगारों को उनके पैतृक स्थानों पर पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्यों को 15 दिन का वक्त देने की सोच रहा है। न्यायालय ने कहा है कि इन कामगारों को पंजीकरण और रोजगार के अवसरों सहित सारे मसले पर 9 जून को आदेश सुनाएगा। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एस.आर. शाह की पीठ ने पलायन कर रहे प्रवासी कामगारों की दयनीय स्थिति का स्वतः संज्ञान लिए गए मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई की। पीठ ने इस दौरान लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे इन श्रमिकों की पीड़ा कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों का भी संज्ञान लिया।
पीठ ने कहा कि वह उन प्रवासी कामगारों को पहुंचाने और उनके पंजीकरण तथा उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था के लिए केंद्र और सभी राज्यों को 15 दिन का समय देने की सोच रही है। शीर्ष अदालत ने 28 मई को निर्देश दिया था कि अपने पैतृक स्थान जाने के इच्छुक सभी प्रवासी कामगारों से ट्रेन या बसों का किराया नहीं लिया जाए। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि रास्ते में फंसे श्रमिकों को संबंधित प्राधिकारी निःशुल्क भोजन और पानी मुहैया कराएंगे। उसके बाद अगली बड़ी खबर यहाँ पर देखते हैं कि सिर्फ एक IMEI नंबर और 13,500 मोबाइल फोन। कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। देश में नियमों के खिलाफ लगभग 13,500 मोबाइल सेट एक ही IMEI नंबर पर चल रहे हैं। यह मामला प्रकाश में आने के बाद मेरठ पुलिस ने मोबाइल कंपनी और उनके सेवा केंद्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी डिवाइस को पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नंबर है, जो हर मोबाइल सेट में अलग अलग होता है। मामला तब सामने आया जब एक पुलिसकर्मी ने एक लोकप्रिय कंपनी का अपना मोबाइल साइबर क्राइम सेल के कर्मचारियों को जांच के लिए दिया, क्योंकि मरम्मत के बाद भी फोन ठीक से काम नहीं कर रहा था। मेरठ के पुलिस अधीक्षक अखिलेश एन सिंह ने कहा कि सेट की IMEI जांच करने पर सेल ने पाया कि लगभग 13,500 अन्य मोबाइल भी उसी IMEI पर चल रहे थे। यह एक गंभीर सुरक्षा मुद्दा था। पता कर सकते हैं कि अपने मोबाइल का IMEI नंबर। आपने अपने मोबाइल फोन का IMEI नंबर अपने मोबाइल के डिब्बे और बिल पर अंकित रहता है। इसके अलावा आप यह नंबर पता करने के लिए *#06# डायल कर सकते हैं। मोबाइल चोर सेट चोरी करने के बाद इसी नंबर को बदल देते हैं ताकि मोबाइल ट्रेस नहीं हो सके। अगली बड़ी खबर यहाँ पर कोविड-19 खर्चों पर कैंची चलाने की तैयारी में वित्त मंत्रालय। 31 मार्च तक नई योजना लागू नहीं करेगी सरकार। कोविड-19 संकट की वजह से पहले ही मंदी में जूझ रही अर्थव्यवस्था बदहाली के कगार पर है। रोजी रोटी की विकराल संकट पैदा हो गई है। ऐसे हालात में केंद्र सरकार पर भी खर्चों को घटाने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने खर्चों पर कैंची चलाने की तैयारी कर ली है। राजकोषीय दबाव को देखते हुए फैसला किया गया है कि 31 मार्च 2021 तक कोई भी नई सरकारी योजना शुरू नहीं की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सभी मंत्रालय और विभागों से स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जितने संसाधन उपलब्ध है उनका सावधानी से इस्तेमाल करें। किसी तरह के नए कोष की उम्मीद न की जाए। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग के कार्यालय न्यापदा में कहा गया कि यदि किसी योजना को चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मंजूर किया गया है तो उसे भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। यह आदेश उन योजनाओं पर भी लागू होगा जिनके लिए फंड को मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज और आत्मनिर्भर भारत पैकेज के लिए सरकार निश्चित रूप से राशि करेगी, क्योंकि यह समाज के निचले तबकों को संकट के उभारने के लिए घोषित किया गया है। उसके बाद अगली बड़ी खबर यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर को यहाँ पर कहा गया है। यूपीएससी का परीक्षा शेड्यूल आ गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने लंबे इंतजार के बाद आज 2020 को परीक्षाओं का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर को होगी। कोविड-19 संकट के चलते 31 मई को होने वाली यह परीक्षा पहले रद्द कर दी गई थी। अभ्यर्थी संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल देख सकते हैं। यूपीएससी के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर को होगी और मुख्य परीक्षाएं वर्ष 2020-21 में 8 जनवरी से शुरू होगी और 5 दिन तक चलेगी। इसके अलावा यूपीएससी फॉरेस्ट सर्विस की मुख्य परीक्षाएं 28 फरवरी 2021 को शुरू होगी और 10 दिन चलेगी। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षाएं 2019 के शेष इंटरव्यू 20 जुलाई से शुरू होंगे। देश में हर साल यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के लिए लाखों की संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। OMR शीट पर आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए इस साल 10 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। यूपीएससी परीक्षा 2020 के तहत 796 रिक्त पद भरे जाने हैं। सिविल सर्विसेज के साथ ही वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा होगी। यह परीक्षा आत्मतौर पर मई माह के अंतिम सप्ताह में होगी। उसके बाद अगली बड़ी खबर यहाँ पर अपने ही खोने का दर्द। यहाँ पर दोस्तों आपने ये खबर देखी भी होगी। पटाखों से भरे अनानास को खाने से मरी गर्भवती हथिनी के पानी से निकालने के लिए केरल के वन विभाग ने हथिनियों का सहारा लिया था, लेकिन इस कार्य में जुटे हाथियों की मन स्थिति को पढ़ा जाए तो शायद उनके चित्त में यही चल रहा होगा कि किसी अपने को खोने पर क्या बीतती है, वह सिर्फ पीड़ित ही जानता है। यह फोटो 27 मई को तब खींचा गया था जब पलक्कड़ जिले में मृत हथिनी को नदी से निकाला गया था। अगली बड़ी खबर यहाँ पर कर्ज कम करने सरकारी कर्मियों के वेतन खर्च में करे कटौती। 67,000 से अधिक पद समाप्त होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को सार्वजनिक कर्ज के बढ़ते बोझ के कारण सरकारी कर्मचारियों का वेतन स्थिर रखने और नए बजट में प्राथमिक घाटा कम रखते हुए राजकोषीय स्थिति बेहतर बनाने के लिए कहा है। स्थानीय अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की शुक्रवार की एक
खबर से अनुसार पाकिस्तान के लिए IMF की इन दो मांगों को मान पाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन IMF जोर दे रहा है कि सार्वजनिक कर्ज से अधिक बोझ के चलते देश को राजकोषीय स्थिति मजबूत करने के रास्ते पर चलना चाहिए। पाकिस्तान का सार्वजनिक कर्ज पहले ही उसकी अर्थव्यवस्था के आकार के 90% पहुंच चुका है। IMF की प्रमुख मांग है कि सरकार को प्राथमिक बजट घाट के लक्ष्य की घोषणा करनी चाहिए और वह सिर्फ 184 अरब रुपए यानी पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद का महज 0.4% होना चाहिए। उसके बाद अगले बड़ी खबर यहाँ पर ट्रम्प बोले वैक्सीन के 20 लाख डोज तैयार, वैज्ञानिकों ने की हरी झंडी का इंतजार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मर्तबा कोविड-19 के वैक्सीन बना लेने की ही बात नहीं कही, बल्कि दावा किया कि वैक्सीन के 20 लाख डोज तैयार है। शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि टीकों के सुरक्षित और कारगर होने को लेकर बस वैज्ञानिकों की हरी झंडी का इंतजार है। एक अहम बैठक में ट्रंप ने कहा कि हम अविश्वसनीय रूप से अच्छा काम कर रहे हैं। वैक्सीन को लेकर रोजाना नई अपडेट यहाँ पर होती रहती है। जल्द ही हमें कुछ बहुत ही सकारात्मक आश्चर्य देखने को मिल सकता है। अगर ये वैक्सीन सुरक्षा जांच को पूरा कर लेता है तो हमारे पास संक्रमण से निपटने के लिए 20 लाख से ज्यादा डोज तैयार है। इतना ही नहीं, हम इसके परिवहन और लॉजिस्टिक के लिए भी तैयार है। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 निरोधक टीके पर सबसे तेजी से काम मॉडर्ना कंपनी के साथ मिलकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ बायोटेक कर रहा है। उसके बाद अगली बड़ी खबर यहाँ पर हज यात्रा रद्द करने वाले तीर्थ यात्रियों को मिलेगा पूरा रिफंड, सऊदी से नहीं हुई बातचीत। दुनिया में कोरोना वायरस के कारण कोहराम मचा हुआ है। दुनिया में हर रोज कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच भारत में हज की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों को पूरा भुगतान करने का फैसला किया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने उन तीर्थयात्रियों का 100% भुगतान वापस करने का फैसला किया है जो इस साल तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहते थे। इसका कारण बताया गया कि हज 2020 में के बारे में सऊदी अधिकारियों से कोई बातचीत नहीं हुई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कहा कि जो तीर्थयात्री इस साल अपनी हज यात्रा को रद्द करना चाहता है उन्हें भुगतान की गई राशि का 100% वापस रिफंड कर दिया जाएगा। यात्रा को रद्द करने के लिए तीर्थयात्रियों को एक फॉर्म भरना जरूरी है। तो दोस्तों, ऐसे ही देश और दुनिया की बड़ी खबरें जानने के लिए अगर आपने अभी तक हिंदी समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं जो भी हर रोज वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुशहाल रहिए। धन्यवाद।